आज हम बात करें मेवाड़ राजवंश की। और मेवाड़ राजवंश में हम बचपन से पढ़ते हैं किताबों में कि मेवाड़ राजवंश की कुछ न कुछ कहानी आई हुई है, जिसमें कभी महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया कि वो किस तरह के वीर योद्धा थे। और उसके अलावा मेवाड़ में पन्नाधाय के बारे में भी बताया गया था। तो अनेक प्रकार की जो कहानियां हैं वो मेवाड़ रियासत के अंदर हुई थी। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं कि मेवाड़ रियासत में किस तरह कैसे शासनकाल हुआ और कौन से शासक का शासनकाल रहा और किसने इसकी शुरुआत की थी। उन वीर पराक्रम योद्धाओं का आज हम उल्लेख करते हैं और मेवाड़ रियासत जो थी उसकी शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, तो मेवाड़ राजवंश की हम बात करते हैं। तो मेवाड़ राजवंश में जो मेवाड़ का जो क्षेत्रफल है वो कहाँ तक है, कौन कौन से जिलों तक रहता है। तो सब लोगों ने कहा कि मेवाड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी है, मेवाड़ प्रतापगढ़ में भी है, मेवाड़ उदयपुर में भी है। तो आज हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो मेवाड़ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल रहता है हम बात करें तो उदयपुर, और सेकंड नंबर पे चित्तौड़, चित्तौड़ लेते हैं हम। और थर्ड पे राजसमंद। और फोर्थ नंबर पे जो है भीलवाड़ा। और फाइव नंबर पे जो नाम आता है प्रतापगढ़। तो मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार इन जिलों में है, जहाँ उदयपुर में है, चित्तौड़ में, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। जो मेवाड़ रियासत हुआ करती थी उसका क्षेत्रफल इन जिलों तक सीमित था। और यहाँ तक ही इनमें हम आगे जो भी बात करेंगे वो सब इनसे संबंधित थे, इन जिलों से, कि यहाँ तक ही मेवाड़ रियासत का विस्तार माना जाता है। और मेवाड़ का हम प्राचीन नाम की बात करें हम, तो मेवाड़ के जो पुराने समय में क्या नाम थे, किस नाम से मेवाड़ का बखान किया जाता था, किस नाम से उसको बोला जाता था। तो मेवाड़ का नाम था मेघवाट। और कहा जाता है कि मेघवाट नाम क्यों पड़ा कि उस समय जो मेर जाति थी, मेर जाति या फिर मेव जाति के कारण, अब जो मेर जाति मेव जाति थी ये यहाँ पर रहने आई थी, तो उस हिसाब से मेर मेघवाट यहाँ का नाम हो जाता है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे इसका जो नाम रहता है वो प्रागवाट, प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता है। अब जो मेवाड़ क्षेत्र था इसको प्रागवाट के नाम से क्यों जाना जाता था, इसका क्या कारण था कि जो मेवाड़ प्रागवाट कि ये पठारी क्षेत्र पे था, पठारी क्षेत्र के कारण, क्षेत्र के कारण, पठारी क्षेत्र के कारण प्रागवाट बोला। उसके बाद जो एक नाम और जिसको मेवाड़ को बोला जाता था उसका नाम है शिवी जनपद, शिवी जनपद। अब शिवी जनपद, शिवी वही जातियों का बखान कि यहाँ पर शिवी जाति रहने आई थी। शिवी जाति का निवास स्थान बताया गया है यहाँ पे। इसलिए ये नाम पड़ जाता है। तो मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार के बारे में अपन ने जानकारी ली कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, इन जिलों तक मेवाड़ का विस्तार होता है। और मेवाड़ के जो नाम रहते थे उस समय वो थे मेघवाट, प्रागवाट और शिवी जनपद। तो ये तीन नाम हुआ करते थे। उसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो मेवाड़ के राजा थे वो गुहिल वंश के थे। तो मेवाड़ के जो राजा थे
मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, जितने भी शासक गुहिल वंश के हुआ करते थे। कौन से वंश के हुआ करते? गुहिल वंश। वंश। और उसके अलावा हम बात करें तो सर्वाधिक शासन काल करने वाला विश्व में कोई ऐसा वंश, तो वो है मेवाड़ राजवंश। और कर्नल टोड के अनुसार, कर्नल टोड जो रहते हैं इनके अनुसार, इनका एक कर्नल टोड कहते हैं कि जो ये मेवाड़ रियासत थी, यह यहाँ पर इसका सर्वाधिक जो शासनकाल रहा था। और उसके अलावा अबुल फजल भी इसके बारे में अलग अलग संज्ञा देते हैं सभी, कि जो गुहिल वंश था इनका, इसकी जो शाखा हुआ करती थी, अब गुहिल वंश की जो शाखा हुआ करती थी, कर्नल टोड के अनुसार एक कहानी बताई है टोड ने कि गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई और मेवाड़ में गुहिल कैसे आए। तो कर्नल टोड ने कहा कि वल्लभी, जो कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। वल्लभी गुजरात में, गुजरात में एक वल्लभी एक स्थान है, वहाँ के राजा हुआ करते थे शीलादित्य। ठीक है। अब शीलादित्य की एक पत्नी हुआ करती थी पुष्पावती। तो क्या होता है कि वल्लभी का राजा था कौन? शीलादित्य। तो एक बार उसकी पत्नी थी पुष्पावती। पुष्पावती माँ अम्बे की पूजा करने मेवाड़ आया करती थी। तो वो मेवाड़ आई उस समय, और मेवाड़ में आते ही उसने पूजा कर लिया। वो जैसे ही जाने लगी अपने साम्राज्य में, कहाँ पर? वल्लभी गुजरात में। तो एक ब्राह्मण मिलते हैं रास्ते में उनको, उन ब्राह्मण का नाम रहता है विजयदित्य। वो उनको मिलते हैं तो कहते हैं कि साहब आप कहाँ पे जा रहे हो? आपका जो शासन है काल है वल्लभी में, और आपके जो पति है शीलादित्य, उनका तो निधन हो गया है, और जो आपका राज्य है वहां पर तो दुश्मनों ने हमला कर दिया तथा उनका शासन काल हो गया। और जो राजा की और पत्नियां थी उन्होंने भी जोहर कर लिया, तो आपका सब कुछ नष्ट हो गया, इसलिए आप तो यहाँ मेवाड़ में ही रहो। तभी पुष्पावती मना कर देती है कि मेरे पति नहीं है, राज साम्राज्य कुछ भी नहीं है, तो मैं जी के क्या करूंगी। तभी विजयदित्य जो ब्राह्मण थे वो कहते हैं कि आप गर्भवती हो, इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिलाएं जोहर नहीं करती थी। तभी उस समय जो विजयदित्य ब्राह्मण थे उनके समझाने पर पुष्पावती मान जाती है, और वो मेवाड़ में कुछ समय के लिए रुक जाती है। तभी उसके एक पुत्र का जन्म होता है, और पुष्पावती उस पुत्र को विजयदित्य नामक जो ब्राह्मण रहते थे उनको सौंप देती है, और वो जौहर कर लेती है। कौन? पुष्पावती। पुष्पावती जौहर करने के बाद विजयदित्य जो ब्राह्मण थे, अब ब्राह्मणों को भी चिंता सताने लगी कि ये जो पुत्र है इसको कहीं दुश्मन न लेके भाग जाएं, उनको पता चल जाएगा। तो क्या करते हैं ब्राह्मण? इसको एक गुफा में इसका लालन पालन किया जाता है, और गुफा में इसका लालन पालन किया जाता है, पालन पोषण करके इसको बड़ा कर देते हैं, और इसका नाम रखा जाता है गुहादित्य। क्या नाम रखा जाता है? गुहादित्य। गुहादित्य इसका नाम रखा जाता है। अब गुहादित्य इसका नाम रखने के बाद जैसे गुहादित्य गुहादित्य कहते कहते गुहिल नाम हो जाता है इसका। क्या नाम हो जाता है? तो गुहिल नाम इसका हो जाता है गुहादित्य का। तो ये कौन कहते हैं? कर्नल टोड। कर्नल टोड ये संज्ञा देते हैं कि जो वल्लभी गुजरात के शासक थे राजा शीलादित्य, उसकी पत्नी थी पुष्पावती, वो माँ अम्बे की पूजा करने मेवाड़ आई थी। तभी ब्राह्मण मिलते हैं विजयादित्य, वो उनको कहते हैं कि आपका जो राज साम्राज्य सब नष्ट हो गया, इसलिए आप यहीं पे रहो। और कहा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं वो सती नहीं करती थी, तो उसका जो पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम गुहादित्य था। गुफा में उसका पालन पोषण करा,
उसको एकांत में रखा गया जहाँ पर दुश्मन न पहुंच सके ब्राह्मणों ने, और जो गुहिल थे उसका नाम गुहादित्य से गुहिल पड़ गया। फिर उसके बाद जो अगली परिभाषा है अबुल फजल के अनुसार कहते हैं कि एक ईरान के राजा थे नौशेरवा खां, उनकी जो संतान थी नौशेरवा खां जो थे उनकी पीढ़ी को गुहिल बताया गया है। किसने बताया गया? अबुल फजल ने। अबुल फजल अकबर के दरबार में सबसे विद्वान इतिहासकार माने जाते हैं और तथा सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार जो अबुल फजल को माना जाता है। तो हर इतिहासकार अपनी अलग अलग कहानी बताता है, पर यह कहानी सत्य नहीं है। उसके अलावा हम आगे बात करें तो जो मेवाड़ के गुहिल वंश हैं वो सूर्यवंशी हिंदू थे, इनको सूर्यवंशी हिंदू कहा जाता है। उसके अलावा कर्नल टोड व मोहनोत नैन्सी ने कहा कि गुहिलों की 24 शाखाएं हैं, 24 शाखाएं, 24 ब्रांचें जो हैं गुहिल वंश की, जो अलग अलग प्रकार की अलग अलग क्षेत्र में 24 ब्रांचें बताई गई कर्नल टोड और मोहनोत नैन्सी के अनुसार कि गुहिल वंश की 24 शाखाएं। उसके बाद हम आगे बात करें तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के अनुसार इन्होंने भी एक अभिलेख की खोज की है। वो एक अभिलेख था 646 ईस्वी के शासनकाल में। कब था? 646 ईस्वी के शासनकाल, जिसका नाम था सामोलिक अभिलेख। जो सामोलिक अभिलेख गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा को मिलता है, उसमें शिलादित्य नाम का एक राजा हुआ करता था। ठीक है, अब उसका अभिलेख मिला। अब शिलादित्य नाम का कौन राजा हुआ करता था पृथ्वी पर, तो इसके बारे में बताया। तो ये गुहिल वंश का जो 5वां वंशज था इसको बताया गया। किसको? शिलादित्य को। गुहिल वंश का 5वां वंशज किसको? शिलादित्य को। उसके बाद हम आगे बात करें तो गुहिल वंश की जो ये 5 शाखाएं हैं, तो गुहिल, भोज, महेंद्र, नाग, शिलादित्य। ठीक है, तो अब इनका शासनकाल की बात करें तो जो शिलादित्य है इसका शासनकाल कब बताया गया? 646 ईस्वी को। 646 ईस्वी को इसका शासनकाल बताया गया। और हीराचंद जी ओझा कहते हैं उस शिलालेख में पढ़कर कि एक जो शासक था इसका 20 वर्ष तक शासनकाल रहा था। तो एक व्यक्ति जो था वो 20 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक शासन करते हैं साहब, शासन करते हैं, 20 वर्ष तक शासन करते हैं। तो शिलादित्य का जो शासनकाल था 646 ईस्वी सामोली अभिलेख के अनुसार। तो 646 में से अपन 20 माइनस करेंगे तो आएगा 626 ईस्वी, और फिर हम 20-20 इनके शासनकाल कम करते ही रहेंगे तो उसके बाद आएगा 606, और फिर उसके बाद 586, और फिर आएगा 566 ईस्वी। तो गुहिल वंश का जो शासन था मेन गुहिल, वो 566 ईस्वी है और शिलादित्य का 646। इससे सामोली अभिलेख के अनुसार 20 वर्ष एक राजा शासन करता है। उसमें जो गुहिल थे उनका शासनकाल 566 ईस्वी को होता है। भोज का था 586 ईस्वी, महेंद्र का था 606 ईस्वी, नाग का था 626 ईस्वी, और जो शिलादित्य हुआ करते थे जिनका अभिलेख मिला है 5वां वंशज, उनका 646 ईस्वी को ये अभिलेख बताता है। और जो शिलादित्य थे इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे, तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्के चलाते हैं, कौन चलाते हैं? शिलादित्य। 646वीं तांबे के सिक्के चलाते हैं कौन? तो शिलादित्य 646 से तांबे के सिक्के चलाते हैं। उसके बाद जो गुहिल वंश की स्थापना हुई वो कब हुई?
गुहिल वंश की स्थापना, गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी को, और जो शिलादित्य का था ये पहला अभिलेख मिला था। पहला अभिलेख था और ये प्रमाणित भी करता है, तो ये बात सत्य है। ठीक है, उसके बाद अभिलेख क्या रहता है, तो किसी पत्थर पर कोई शासन काल हुआ किसी राजा का, तो उस समय वो पत्थर पर अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक अंतिम शब्दावली लिखा देते हैं, उसे शिलालेख कहते हैं। और हम आगे बात करें तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद सामोली लेख अभिलेख में लिखा था कि इस समय धरती पर, सामोलिक अभिलेख वही शिलादित्य वाला, तो धरती पर शिलादित्य नाम का एक राजा रहा है। वहां पर एक जगह वटनगर, बसंतगढ़, जो वर्तमान सिरोही में पड़ता है, बसंतगढ़ के अंदर यहाँ पर एक महाजन समुदाय रहा करता था। कौन सा समुदाय रहा करता था? महाजन। बढ़िए, महाजन समुदाय रहा करता था। तभी वह लोग वटनगर से मेवाड़ आ गए। जो वटनगर रहा करते थे वहां से वो लोग मेवाड़ आ गए। कौन? महाजन समुदाय। उसके बाद इनका एक यूनियन हुआ करती थी। उस यूनियन का जो हेड था उसका नाम था जेतक, और उसको महत्तर बोला जाता था। तो उसका पूरा नाम क्या हुआ? जेतक महत्तर था। उसने एक मंदिर का निर्माण करवाता है जेतक महत्तर। वहां पर सभी यूनियन के लोग पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं कि यार एक मंदिर बनवाया जाए। तो ठीक है साहब, बनवा दो। ठीक है, मंदिर का निर्माण कराते। मंदिर में किसका? माता जी का मंदिर। कौन सी माता जी? अरण्यवासिनी माता का मंदिर का निर्माण कराते, जिसे अपन वर्तमान में जावर माता बोलते हैं। कौन सी माता? जावर माता। जावर माता कहते देवबुक नामक स्थान पर जो जेतक है वो अग्नि में स्नान कर लेता है। अब क्या होता है कि साहब उद्घाटन रहता है मंदिर का निर्माण कराया इन्होंने। तो उस दिन जो जेतक नाम का जो ये था, इन सभी का जो नेतृत्व करता था, यूनियन का लीडर, वो सोचता है कि अपने जीवन धन्य है, सब हो गया, अपना जीवन सफल है, अब अपन अग्नि में स्नान कर लेते हैं। और जिस स्थान पर वह अग्नि में स्नान करता है उस स्थान का नाम है देवबुक नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? देवबुक नामक स्थान पर जाता और वहां पर अग्नि में। पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे कि बस जीवन जी लिया, सब बड़े आनंदित थे और अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु को ग्रहण कर लेते थे। उसके बाद हम आगे बात करें तो ये जो अभिलेख है, सामोलिक अभिलेख, ये बिल्कुल प्रमाणित बात बताता है कि गुहिल वंश की स्थापना कैसे हुई और कहाँ से शुरुआत हुई, और उसके अलावा शिलादित्य कौन थे और किस शासन में इसका शासन काल चला। और उसके अलावा हम आगे बात करें तो 1869 में आगरा के पास गुहिल के 2000 के चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो गुहिल थे उन्होंने भी चांदी के सिक्के बनवाए और उन पर लिखा था श्री गुहिल। तो ये चांदी के सिक्के जो प्राप्त होते हैं कहाँ होते हैं? आगरा के समीप। तो इसमें भी कुछ ना कुछ रोचक तथ्य रहा होगा कि उस समय जो सिक्के चलाए गए थे चांदी के और तांबे के, किसने चलाए थे? शिलादित्य ने। शिलादित्य तांबे के सिक्के चलाते हैं और जो गुहिल थे ये चांदी के सिक्के चलाते हैं। ठीक है, उनमें क्या लिखा रहता है? तो इसमें श्री गुहिल लिखा रहता है। और इस वंश का सबसे बड़ा जो प्रतापी शासक आता है वो बप्पा रावल था। ठीक है, तो इस वंश का जो सबसे बड़ा शासक था वो बप्पा रावल को माना जाता है। आज हम बात करें बप्पा रावल का जो राजवंश है, सबसे बड़ा राजा था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हाँ, तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो था कालभोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। तो कालभोज के नाम से बप्पा रावल। तो मेवाड़ साम्राज्य में जितने भी शासक हुए हैं वो अपने पीछे जो उपाधि लगाते थे रावल, बप्पा रावल। बप्पा भी एक उपाधि थी और रावल इनका सरनेम था जो ये पीछे लगाते थे, रावल।
जो रावल शाखा थी। उसके अलावा बप्पा रावल ने अपने शासनकाल में क्या क्या किया और कैसे शुरुआत करते हैं और कैसे मेवाड़ साम्राज्य में प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बप्पा रावल जो थे नागदा में, उदयपुर में हरित ऋषि हुआ करते थे और हरित ऋषि के शिष्य हुआ करते थे बप्पा रावल। एक समय जब हरित ऋषि की गायें चराते थे बप्पा रावल, उसी समय हरित ऋषि का स्वर्गलोक को जाने का जैसे समय हो जाता है, तभी बप्पा रावल को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे बप्पा रावल, तुझे क्या चाहिए। बप्पा रावल कहता है कि गुरुजी, छोटा मोटा राज्य हो, खाने पीने की व्यवस्था हो और अच्छा सुखी समृद्ध जीवन हो, ऐसे मांगते। तो हरित ऋषि बप्पा रावल के लिए एक देवी हुआ करती थी मेवाड़ में, उसका नाम था राठासन देवी। राठासन देवी हुआ करती थी, उसकी पूजा करते हैं कौन? बप्पा रावल और हरित ऋषि दोनों। तो हरित ऋषि उनके भक्त थे, उनकी पूजा की, राठासन देवी प्रसन्न हो जाती है। राठासन देवी के प्रसन्न होते ही राठासन देवी कहती है कि बोलो। तो हरित ऋषि कहते हैं कि ये मेरा शिष्य है और मैं इसको मेवाड़ साम्राज्य स्थापित करने का जो मतलब मेवाड़ साम्राज्य ये देना चाहता हूँ। राठासन देवी कहती है कि ये सब महादेव से कहो। तो तभी राठासन देवी जो राठासन देवी थी तभी वहां से चली जाती है और जो बप्पा रावल के गुरु थे हरित ऋषि, वो महादेव की तपस्या करते थे। हरित ऋषि महादेव के शिष्य थे और उनके परम भक्त थे। तभी हरित ऋषि जो थे वह ध्यान करते हैं महादेव का, महादेव प्रसन्न होते हैं और महादेव कहते हैं कि बोलो क्या चाहिए। हरित ऋषि कहते हैं कि मुझे बप्पा रावल को मेवाड़ का साम्राज्य देना है। तभी महादेव प्रसन्न होते और कहा तथास्तु, और बप्पा रावल को हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ साम्राज्य मिलता है। अब मेवाड़ साम्राज्य मिलता है तो मेवाड़ साम्राज्य के अंदर क्या मिलता है बप्पा रावल को? तो उसमें मिलता है नागदा। जो नागदा थी, नागदा जो वर्तमान उदयपुर में, वो मेवाड़ साम्राज्य इतना ही था सीमित उस समय। तभी जो बप्पा रावल थे वो हरित ऋषि के आशीर्वाद से और हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी को मान मौर्य को पराजित करता है और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। कौन? बप्पा रावल। कब करता है? 734 ईस्वी। 734 ईस्वी को मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। अब 734 ईस्वी में जो मान मौर्य शासक था चित्तौड़ का, उसको हराकर और चित्तौड़ पर यह अधिकार करता है। फिर उसके बाद हम आगे बात करें तो उसके बाद वहां पर अधिकार करने के बाद ये अपनी राजधानी बनाता है। किसका निर्माण करवाता है? राजधानी। अब राजधानी ये कहाँ पे बनाता है? राजधानी बनाता है ये नागदा को। नागदा, नागदा कहाँ पे पड़ता है? वही उदयपुर में। नागदा उदयपुर में अपनी राजधानी बनाता है, क्योंकि कहा जाता है कि राजधानी तो पुरानी बनाई थी बप्पा रावल ने। उसके बाद ये एकलिंग जी के आशीर्वाद से इसको मेवाड़ साम्राज्य मिला, इसलिए ये एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कराता है। कहां पर? नागदा में। एकलिंग जी एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाता है। अब ये निर्माण कराता है एकलिंग जी के मंदिर का, तो कहां पर? कैलाशपुर एक स्थान पड़ता है जहां पर कैलाशपुरी
कैलाशपुरी कहाँ पे? नागदा। नागदा और कैलाशपुरी दोनों समीपी है, पास पास ही है। नागदा उदयपुर। तो कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में को मानते और ये स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते साहब कि जो भी शासक हुए हैं उस जमाने में, प्राचीन समय में, उनका यही कहना था, जो मेवाड़ साम्राज्य के जितने भी राजा महाराजा हुए सभी का एक ही कहना था कि हम तो किनके दीवाने? एकलिंग जी के दीवाने, और यहाँ पर शासन चला रहे साहब। ऐसे ही जयपुर के शासक हुआ करते थे, वो भी कहते थे कि हम तो गोविंद देव जी के दीवान हैं, यहाँ के राजा तो गोविंद देव जी है जयपुर के शासक। उसके अलावा जो बीकानेर के शासक हुआ करते थे उनका भी ये कहना था कि यहाँ के जो राजा है वो तो लक्ष्मी नारायण जी है, हम तो यहाँ के दीवान है। ऐसे जो बप्पा रावल थे वो मंदिर का निर्माण करवाते। कौन सा मंदिर? कैलाशपुरी में मंदिर का निर्माण करवाते एकलिंग जी का। एकलिंग जी कौन है? महादेव भगवान शंकर, इनका आराध्य माना जाता था। उसके बाद ये नई नई चीजों का निर्माण कराते हैं और विस्तार पूर्वक मेवाड़ साम्राज्य का निर्माण कराते हुए अपना विस्तार बढ़ाते जाते हैं। कौन? बप्पा रावल। और अपना आराध्य इनको मानते थे। राजधानी कहाँ बनाई इन्होंने? तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई नागदा उदयपुर में, अपनी राजधानी बनाते हैं। उसके अलावा हम बात करें आगे तो इन्होंने अनेक प्रकार के जो कार्य हैं, मंदिर हो या फिर जो भी प्राचीन चीजें हैं, इनका निर्माण करवाते हैं। कौन? बप्पा रावल के द्वारा इनका निर्माण करवाया जाता है। और सलीम की सेना ऐसी मार मार के भगाती है और सेना जो रहती है वो आगे आगे भगती है और सलीम बढ़िया मार मोर के और खुद कहाँ पहुंच जाता है? स्वयं गजनी। तो सेना के साथ ही सलीम कहाँ चल जाता है? गजनी। वहां पर अपने भांजे को शासक बना देता है। तभी रास्ते में जाते हुए जो एक स्थान पड़ता है वहां पर वो पिंडी, पहले के समय अपन कहते थे कि पिंड, कैसे छोटा सा शहर हो या छोटा गांव हो उसको हम बोलते थे पिंड। तो जो रावल, बप्पा रावल वहां से निकले उस स्थान पर, तो अब जैसे कोई शहर है उसका नाम पिंड के नाम था, पिंड। अब उस पिंड में रावल रुके, बप्पा रावल रुके, उसमें सेना के लिए खाने पीने की व्यवस्था, युद्ध सामग्री सब है। तो एक गांव टाइप, एक छोटा शहर टाइप बस जाता था। तो बप्पा रावल रुकते हैं वहां पर। तो बप्पा रावल के नाम से रावल पिंड, रावल पिंड इस नाम से बोला करते थे। तो रावल पिंड बोलते बोलते रावलपिंडी, रावलपिंडी के नाम से एक शहर बन जाता है। जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो रावलपिंडी, जो बप्पा रावल रहे थे जिस पिंड में, उसको रावलपिंडी, आज जो वर्तमान पाकिस्तान जो देश है उसमें ये स्थित है। यह शहर का नाम है रावलपिंडी। तो अपने बप्पा रावल के नाम से भी एक शहर हुआ करता है, उसका नाम है रावलपिंडी। और हम बात करें आगे तो बप्पा रावल की उपाधियों की हम बात करेंगे। तो इसको क्या क्या उपाधियां थी? इसकी उपाधियां थी हिंदू सूर्य, और सेकंड नंबर की जो उपाधि थी राजगुरु, और थर्ड नंबर पर चकवे। अब हिंदू सूर्य साहब, अरबों का आक्रमण हो रहा था, मुस्लिम लोग आक्रमणकारी थे, तो मैंने हिंदुस्तान की रक्षा की। तो मैं हिंदुआ सूरज के नाम से बप्पा रावल को जाना जाता था, तो मैं हिंदू सूर्य हूँ साहब। और उसके अलावा राजगुरु, सभी राजाओं का गुरु, कोई राजा मेरे से बढ़कर नहीं है, मैं सबसे वीर हूँ, इसलिए मैं राजगुरु। उसके अलावा हम बात करें तो चकवे, चकवे चक्रवर्ती सम्राट, चकवे चक्रवर्ती सम्राट।
चक्रवर्ती सम्राट, चारों दिशाओं को जीतने वाला, चारों दिशाओं को जीतने वाला। तो चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था चकवे, और चारों दिशाओं को जीतने वाला। तो ये छोटा मोटा शासक तो नहीं था। इसने अफगानिस्तान गजनी तक जाकर वहां के शासक सलीम से टक्कर ली, तो ये छोटा मोटा शासक नहीं था। और जो बहुत बड़ा एक वीर योद्धा हुआ था, और इसका इतिहास में बहुत अच्छा उल्लेख है। और अपन शुरुआती तौर से हम गुहिल वंश की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा जो राजा हुआ था वो बप्पा रावल ही हुआ करते थे। और उसके अलावा इनके अनेक प्रकार की शौरवीर गाथाएं हैं। तो अपन ने विस्तार से चर्चा की। राजगुरु, राजगुरु में राजाओं का गुरु, राजाओं का गुरु। उसके अलावा हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज। इनकी मेवाड़ के जो भी शासक हुआ करते थे हिंदुआ सूरज के नाम से जाने जाते थे। और अपने आप को जो भी नेक्स्ट अगले जो शासक आते हैं वो भी एकलिंग जी को दीवान मानकर चलते थे। और हम आगे जो अगला नेक्स्ट शासक आता है अलट, जिसका नाम आलू रावल था, उसकी चर्चा हम अभी करते हैं आगे। तो हमने बप्पा रावल के बारे में बात की थी कि बप्पा रावल का 734 से और 753 ईस्वी तक शासनकाल रहा। और फिर उसके बाद जो अगला शासक आता है अल्लट, जिसका ख्यातों में उसका नाम आलू रावल भी मिलता है। अब इसके समय भी अभिलेख मिलते हैं कि जो अल्लट रहता है इसके समय आउट 8 अभिलेख 977 ईस्वी और सारनेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी को ये अभिलेख मिलते हैं। ये अलग अलग अभिलेख मिलते हैं। अब इसमें अलग परिभाषाएं दिए और इसमें अलग परिभाषाएं दिए। तो 8 अभिलेख कहता है कि जो अल्लट की माता थी महालक्ष्मी देवी, वो राठौड़ वंश की हुआ करती थी। उसके बाद हम बात करें तो जो अल्लट शासक बनता है ये सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाता है। तो अपनी जो दूसरी जो राजधानी है बप्पा रावल के समय जो राजधानी थी वो थी नागदा, और ये अपनी राजधानी बनाता है आहड़। कहाँ पे? आहड़, जो कहाँ पे पड़ता है ये? उदयपुर में। तो आहड़ में ये अपनी राजधानी बनाता है सेकंड वाली। उसके बाद हम बात करें तो और ये वराह विष्णु भगवान के मंदिर का निर्माण करवाता है आहड़ में। तो ये विष्णु जी के मंदिर का निर्माण करवाता है। मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, निर्माण करवाता है। और उसके अलावा हम बात करें तो विष्णु भगवान के मंदिर को तो कहते हैं कि जो मेवाड़ साम्राज्य के शासक हुआ करते थे ये तो महादेव के भक्त थे। फिर ये विष्णु भगवान को कैसे मानता है? तो सभी की अपनी अपनी श्रद्धा है। कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है। तो जो अल्लट था इसने विष्णु भगवान को मंदिर बनवाया। और उसके अलावा हम आगे बात करें तो इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। कहा जाता है कि हूण जो थे वो हिंदुस्तान के नहीं थे। हूण जो जाति थी वो भारत में नहीं थी, ये विदेशी जो जाति थी वो थी हूण। तो जो भारत में आए हूण और यहाँ पर यहाँ का कल्चर संस्कृति अपनाई इन लोगों ने। और कहा जाता है कि हमारे देश में जो संस्कृति से मिल जाता है और संस्कृति को अपना लेता है वो भारत में मिल जाता है। तो हूण थे वो बाहर से आए हुए थे। तभी जो हरिया देवी थी ये बाहर की हुई।
तो प्रथम विवाह, अंतर्राष्ट्रीय जो विवाह विदेश में जो किया, राजस्थान में पहली विदेशी बहू जो थी वो अल्लट की पत्नी हरिया देवी थी। कौन थी? हरिया देवी। हरिया देवी जो थी ये हूण राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी, हूण राजकुमारी रहती है। ठीक है, अब इससे विवाह कर लेता है अल्लट। अल्लट विवाह करने के पश्चात ये मेवाड़ साम्राज्य में आ जाती है, और जो प्रथम जो विदेशी महिला से राजस्थान के अंदर पहली जो विवाह करता है वो रहता है अल्लट। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें तो अल्लट और क्या करता है, तो मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही परंपरा की जो शुरुआत करता है वो अल्लट के द्वारा ही की जाती है। तो क्या करता है ये? नौकरशाही, नौकरशाही परंपरा की शुरुआत करता है। तो अल्लट के शासनकाल में नौकरशाही परंपरा की शुरुआत होती है, और इसके अलावा जो इसकी राजधानी थी आहड़ में, ये आहड़ में रहा करते थे, और नई राजधानी थी। उसके अलावा जो आहड़ है वो उदयपुर में है, और नौकरशाही की जो शुरुआत होती है राजस्थान में वो रियासत मेवाड़, और मेवाड़ में जो शासन का नाम आता है उसका नाम है अल्लट, जिसको ख्यातों में आलू रावल के भी कहा जाता है। तो जो हूण राजकुमारी थी हरिया देवी, ये अपने नाम से एक गांव का निर्माण कराती है, और उस गांव का नाम है हर्षपुर। हर्षपुर, हर्षपुर गांव के का निर्माण कराती है हूण राजकुमारी, जो हरिया देवी रहती है वो, है ना। तो उस समय जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह विदेशी महिलाओं से विवाह जिसने किया था राजस्थान के अंदर, वो कौन था? अल्लट। और नौकरशाही परंपरा की इसके शासनकाल में शुरुआत होती है। उसके अलावा जो इसकी पत्नी थी उसने हर्षपुर गांव का निर्माण करवाया तथा उसको बनवाया, और इसके शासनकाल में ये सब चीजें हुई, और अगले शासक की हम बात करेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद।